अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लॉयस टीवी और मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। नाजरीन, हम आए हुए हैं चौधरी रमज़ान साहब के यहाँ। हम बात करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करेंगे। वो ये है नाजरीन, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारा ख़ानदान, हम ख़ुद तरक्की करें। मगर तरक्की के लिए कुछ उसूल हैं, कुछ कुलिया है। कोई आसमानों से तरक्की नहीं नाजिल होंगे बारिश की तरह। तो इसी सिलसिले में हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है और हमारा मुल्क तरक्की कैसे करेगा, इसी सिलसिले में हम चौधरी रमज़ान साहब से बात करते हैं। चौधरी रमज़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई, आपने इंट्रो सुन लिया, ज़रा कुछ अगर इस सिलसिले में बताइए। हमारे प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। पहला तो बरादरी सिस्टम है, दूसरा हमारा फ़िरका सिस्टम है, तीसरा हमारे पॉलिटिशियन जो हैं उन्होंने हमें उल्लू बनाया हुआ है। एक तो वो अनपढ़ है। अनपढ़ से मुराद है, अगर स्कूल जाते भी हैं तो हाँ, इस जमात में पास, उस जमात में पास, आगे पास, पीछे पास। उनके पास कोई अखलाक नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है। तो ना उनके पास एथिक्स रह जाते हैं सारे। वो उनको पता है कि हमने इस इलाके में जीतना हमारे मुकाबले में कोई है ही नहीं, और ना वो पैदा होने देते हैं। तो जो भी थोड़ा सा उठता है उसको कभी किसी ने ड्रग पे लगा दिया, किसी ने कहीं लगा दिया, किसी ने मरवा दिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। तो ये जो अमरूसी पॉलिटिक्स है, इसको ख़त्म होना चाहिए। यही नहीं है कि एक ही बंदा जो MNA बार बार बनता है, उसकी लिमिट बना दें आप। एक ही मतलब वज़ीर आज़म ताहयात रहना चाहता है। हाँ, ये वज़ीर नहीं, वो कहता है कि मेरी बादशाहत है। वज़ीर वो पार्टी जमहूरियत के नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मेरे बाद मेरे बच्चे भी बने, मेरे बच्चे बच्चों के बच्चों जो भी है मेरे ख़ानदान में ही रहे। पार्टी सिस्टम, अगर आप जमहूरियत कर रहे हो, अमेरिका में जमहूरियत है, चेयरमैन पार्टी का कितने दिन रहता है या कितने साल रहता है? कोई, अब अमेरिका में डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिकन हैं। आप उनकी मिसालें देते हैं जी, वो जमहूरियत है। जमहूरियत क्या जमहूरियत है? वहाँ कभी देखा है कि ओबामा या जो बाइडन कहता हो कि मेरे औलाद ही आएगी आगे, या वरना जमहूरियत ख़तरे में। हाँ, वरना जमहूरियत ख़तरे में हो गई, मुझे आपने निकाल दिया, ये हो गया और वो हो गया। लूट लाट के पैसा ले जाते हैं, और जब लूट रहे होते हैं एजेंसियाँ खड़ी। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है ब्यूरोक्रेट पढ़ा लिखा होता है, उसको पता होता है चोरी कैसे करनी है, वो इनसे करवाते हैं। और चोरी से बचने का भी रास्ता बताते हैं। चोरी से बचने का रास्ता भी बताते हैं। तीसरी बात ये है कि जो लीगल कट हैं, जो लीगल ठेकेदारी में जो एक सड़क बन रही है, उस पर महकमा जो है 30% लेता है। फिर जिसके पास फंड आते हैं, जो MNA MPA है, वो लेता है 30%, और बाकी क्या बचता है उसमें से? जब 65% तो वैसे ही चला गया। फिर ठेकेदार ने रेत में क्या मिक्स करके लगाना है? वो कभी भी सीमेंट नहीं लगाएगा, कभी बजरी नहीं फेंकेगा, वही मिट्टी इधर उधर करके सड़क तीसरे दिन पहले बनाते जाते हैं, पीछे टूटती जाती है। चूँकि कमीशन देकर उसने ठेका हासिल किया। हाँ, कमीशन अगर ये कट जो है ये ख़त्म हो जाएं तो ये सारी बात ही ख़त्म हो जाए। MNA MPA के पास ये होना ही नहीं चाहिए, पैसों का मामला ही नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के पास भी पैसों का मामला नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए कोई अलहदा महकमा हो जो जिसमें कम से कम हाफ़िज़ कुरान हों 10-12, जो बैठ के हदीस उनको पढ़ाई जाए और उनको चेंज किया जाए। एक ही बंदा एक सीट पे मत रहे, 3 बंदे बैक वक्त चेक साइन करें गवर्नमेंट के, चेक एंड बैलेंस के हाँ, लिए। हाँ, चेक एंड बैलेंस के लिए। एक बंदा साइन ही नहीं कर सके कि वो क्लर्क जो है, वो जो पकड़ाने जाता है बाहर चेक ठेकेदार को, वो भी पैसे लेता है, चपड़ासी भी। और वो देखो, एक क्लर्क भर्ती हुआ है तो उसने कोठी बना ली है। वो कहाँ से बना ली है उसने? अल्लाह रहम करे। पटवारी को देख लें आप भाई, सारे पैसे उसने इकट्ठे करके अपना तहसीलदार को भी देने हैं, कमिश्नर को भी देने हैं, फलाने को भी देने हैं। वो कहते हैं जी हमारी इसमें क्या गलती है? आप अब फ़र्द लेने जाओ तो पहले होता था 1000 रुपये, अभी 5000 हो गया। तो अब अवाम क्या करे इस सिलसिले में? ये तो अवाम जो है, हम जो हैं वो इससे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमने अपने गलत काम करवाने होते हैं तो हम गलत आदमी को वोट देते हैं। जब हम सही हो जाएंगे ये भी सही हो जाएंगे। हम सही नहीं हो रहे,
हमारे जो है ना, हम खुद इसमें मुलव्वस हैं। यानी हम खुद करप्ट हैं, इसलिए करप्ट लीडर को पसंद करते हैं। हाँ, वो जो है ना, वो बात कर ली कि भाई हेलो जी, मेरे बंदे ने चोरी कर ली है, डकैती कर ली है, या ये हो गया वो हो गया, थानेदार को बोलो। क्यों बोलो भाई? थानेदार क्यों सुने मेरी बात, या एमएनए या एमपीए की? ये ख़त्म होना चाहिए। तो अल्लाह ताला भला करे। ये हमारी सोसाइटी जो है, पर जिस दिन हम खुद उठ खड़े कि हमारा नुकसान क्या है, उस दिन हमारी औलाद का नुकसान भी ख़त्म हो जाएगा। ये एमएनए एमपीए भी हमारे सरों से उतर जाएंगे। और ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो इनको हम तनख्वाहें दे रहे हैं, अगर ये काम करें, टाइम पे करें और निशानदेही तो करें, और हमारा जो है मीडिया सब, यानी जुर्म होने से पहले एजेंसीज अगर काम करें तो वो जुर्म पनपने से बच जाए, नहीं पनपेगा। हाँ, और दूसरी बात ये है एजेंसियाँ टाइम पे काम करें और वो जो जुर्म होने से पहले रोकें। और जो बंदा लूट रहा है उसको ये नहीं कि लूटने के बाद वो जब वो चला गया ठेकेदारी के कमीशन ले गया, मोटरवे के कमीशन ले गया। अभी मोटरवे पे 70 खरब जो है वो बना तो दिया, नवाज शरीफ ने क्रेडिट लेने के लिए वहाँ खड़े होते हैं जोलियाँ डाल के, और उस पर 70 खरब कर्जा है। 70 खरब? हाँ, देख लो, गूगल करके देख लो। माय गॉड, हर चीज़ बिकी हुई है, सारे एयरपोर्ट बिके हुए हैं। और वो बता रहे हैं हमने ये किया वो किया, हम करते हैं। और ये नहीं बोलते कि झूठ हमने गिरवी किस किस को क्या क्या चीज़ गिरवी रखी हुई है, कितने इंटरेस्ट के ऊपर, कितना सूद के ऊपर लिया, कितना मकरूज कर दिया मुल्क के पाकिस्तान को। हाँ, ये होना ही नहीं चाहिए। वज़ीर आज़म के पास कोई फंड नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़मों को अपना जितनी ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास प्रोटोकॉल, ये गाड़ियाँ और ये रिहाइशें उनकी ख़त्म होनी चाहिए। उनकी 2 लाख तनख्वाह ज़्यादा कर दो, लेकिन ये है कि सारे जितने खर्चे हैं ओवरहेड हैं वो ख़त्म करो। 5000 यूनिट दिया हुआ है, 5000 BTU गैस दी हुई है, उनको नौकर दिए हुए हैं। 27 एकड़ में वो रह रहा है, 27 एकड़ वो 50 अरब से भी ज़्यादा की कीमत में वो रह रहा है। वो जो ज़मीन जो है, हमारा सरगोदे का कमिश्नर जो है यूनिवर्सिटी के सामने 27 एकड़ में रह रहा है। बिल्कुल जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। सबसे बड़ा DPO का देखें आप, DIG का देखें आप, वो 12 साढ़े 12 एकड़ में रह रहा है। क्यों रह रहा है? और ये गरीब मुल्क है। जब हम कर्जा लेके इनकी तनख्वाहें, इनकी वो पजारमें दे रहे हैं इनको, ये गलत है। ये पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, कौन ख़त्म करेगा, पता नहीं। चाइना ही आ गए, हमें चाइना के 2-2 वज़ीर लगाने पड़ेंगे इधर, तब जाके होगा। इन्होंने 1450 लोगों को अपना फांसी दी है, चाइना ने। उनके जो ब्यूरोक्रेट थे, जो करप्ट थे, सबको उन्होंने सजाए मौत दे दी, तब जाके मुल्क सीधा हुआ। पिछले साल भी 800 बंदों को उन्होंने सजाए मौत दी है। हमारी तो ऐसा हो तो मुल्क भी ख़तरे में, जमहूरियत भी ख़तरे में आ जाता है। जमहूरियत तो है ही नहीं, मुल्क ख़तरे में आ जाता है। 3-4 ख़ानदान ख़तरे में आते हैं। उनमें वो तो उस वक्त का जो भी होता है, वो अपना कमांडर इन चीफ, हुक्मा और जज। अच्छा, चौधरी निसार जज था, वो उन्होंने जी जूँ ही यहाँ से गए तो जाके लंदन में मकान ले लिया। दूसरे जज साहब रिटायर हुए, अमेरिका में जाके बैठ गए। अगर वहीं जाके आपने बैठना है तो पाकिस्तान में आप नौकरी क्यों करते हो? आपको अल्लाह ताला गरक करे। आपने अगर पैसे यहाँ से उठा के बाहर ही लेके जाने हैं तो यहाँ नौकरियाँ क्यों करते हो? दफ़ा हो जाओ, जाओ जाके जहन्नम में गिरो। जहाँ पैसा जमा करते हो वहीं जाके रहो। हाँ, वहीं रहो, वहीं नौकरियाँ करो। आपको कोई चपड़ासी नहीं रखे। और वहीं सियासत भी करो। हाँ, करो सियासत जाके वहाँ। फिर देखो, हाँ, नौकरियाँ लूटने के लिए यहाँ आते हो और रहने के लिए तुम्हें वो अच्छा लगता है। यानी सहूलतें, फैसिलिटीज़ लेने के लिए यहाँ आते हो, अपने बच्चों को वहाँ रखते हो। हाँ, ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, कौम के साथ जुल्म है। ये जुल्म बंद होना चाहिए। इसको बंद करने के लिए कोई सियासी पार्टी अभी नज़र आ रही है आपको? सियासी पार्टियां तो जो एक दूसरे के पीछे छुप रही हैं। कोई भी बिल पेश नहीं कर रहा कि आप भाई ये रुके, ये चीज़ें रुकें। ना ही ये मीडिया में डिस्कस होता है कहे भाई आपका नौकर जो है उसके अकाउंट में 4 अरब 5 अरब आया है। कहाँ से आया, कैसे आया, किसने दिया? अच्छा, वो अकाउंट में आ गया, आपने निकलवा भी लिया, जज को नज़र ही नहीं आ रहा। वो जज कहता कौन सी तारीख, अगली तारीख, पिछले वाली तारीख। तो अच्छा, वो रोज़ाना मीटिंगों में जाता है, लेकिन कोर्ट में जाने के लिए उसकी कमर में दर्द होता है
और जज भी सुन रहा है जो पागल है। पता नहीं कौन से ज़माने का जाहिल जज जो कहता है। निज़ाम की कमज़ोरी, और निज़ाम की कमज़ोरी उसी वक्त ख़त्म हो सकती है जब आवाम मजबूत हो। अवाम तुम बेचारी क्या करे, किधर को जाए। ऐसे लोगों को वोट ही ना दें जो आजमाए हुए। आजमाए जो आजमाने भी हैं उनको भी उनकी कोई एथिक्स हो, कोई तालीम हो, कोई जो अंडर मैट्रिक जरदारी जैसे अंडर मैट्रिक को आप लगाएंगे वो तो कहेगा कि 100 के 100% मुझे दे दो। हाय हाय हाय, 10% नहीं चलेगा। नो नो नो, उसने कावासाकी के मालिक को बुला के बोला था कि मुझे 1 करोड़ रुपया रिश्वत दो लाहौर में, हाँ। और काली ऐनकें लगा के एक बंदा गन दे के खड़ा किया हुआ था, अगर आप नहीं देते तो मैं आपकी वो कावासाकी की अपना उसने उस फ़ौरन कैंसिल की और चला गया छोड़ के। कावासाकी यहाँ से चली गई बाहर। यानी हाँ हमारी यहाँ नौकरी ख़त्म हो गई यकीनन। हाँ। वो हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करते। हाँ, वो कावासाकी मोटरसाइकिल चली गई बिकॉज हाँ कहते हैं किससे रिश्वत मांगी है, किसको दी है, किससे ली है। ये जरदारी ने 1 करोड़ मांगा था उस वक्त। वो बंदा अभी शिकागो में टैक्सी चला रहा है, मैं जानता हूँ उसको। हाँ, अभी वो अपना उसने डेंटल क्लिनिक्स और फलाना दांतों की सफाई करता है। तो अवाम के पास कोई चॉइस मुझे और आपको या किसी को अगर नज़र आए तो ज़रा बताइएगा नाज़रीन। मगर मैं ये कहता हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी है पाकिस्तान किसी सियासतदान का कि जी मेरे बाद मेरा बेटा मेरी बेटी हो? आज ये जो फ़ौज जो है वो कहते हैं जी 25 नंबर उसके हैं, जिसका बाप दादा फ़ौज में हो, फलाना हो, ढिंगाना हो। इससे बेहतर है आप इसराइल को पाकिस्तान दे दें तो चलाएं। हाँ, ये तो तो ऐसे मौलवी नहीं, लोग पीछे लग जाएंगे। नहीं, मौलवी वो लोग पीछे क्यों लग जाएंगे, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ब्यूरोक्रेट, फौज, अदलिया सारे मिलके जब कोई फैसला ही नहीं करना गरीब के लिए, तो इससे बेहतर है आप इसराइल को दे दें पाकिस्तान ठेके पे। आगे बताएं तो सही आपको कि कैसे बगैर यार अमेरिका और ब्रिटिश को देते हैं जहाँ ये जाते हैं अपना पानी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए। नहीं, इसराइल को दे दें जो इनको समझाए और जूते मार के बोलेगा काम करो। हाय 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 हाय। उन्होंने वहाँ के साइंटिस्टों ने एयर से ट्यूबवेल चला दिया, एयर से। हमारे जो हैं वो एक्सियन फलाना वो सिर्फ क्लर्की का काम करते हैं, सारे इंजीनियर में। बल्कि ये बोले साइन करने का काम करते हैं। साइन भी नहीं करते वो, जहाँ क्लर्क बोलता है यहाँ कर दो, पता नहीं फिर वो किसके खाने में भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा। तो अल्लाह बेड़ा गर्क करे इनका सबका। और आवाम को चाहिए इस सिलसिले में बहुत तवज्जो दें। अगर आप अपने मुल्क, अपने माशरे और अपनी हिफाजत, अपने आप को तरक्की देखना चाहते हैं, आप सोचिएगा। रमज़ान भाई जो बात कर रहे हैं गौर से सुनिएगा। इसराइल और इंडिया की एजेंसियों ने हमें इतना तबाह नहीं किया जितना ख़तरा हमको फ़ौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी से है, क्योंकि ये अवाम का खून पीते हैं रोज़ाना मग भर भर के। वो काफ़ी नहीं पीते, चॉकलेट नहीं पीते, चाय नहीं पीते, जूस नहीं पीते, गरीब का खून पीते हैं सियासतदान के कांधे को इस्तेमाल करते हुए। तो सियासतदान तो बेचारे जाहिल होते हैं, बेचारे डंगर हैं। उनको तो पता है कि आपको जतवाना है। हमने तुम्हारे लिए, ब्यूरोक्रेसी उनको बुला के बोलती है हमने तुम्हारे लिए काम किया, फलाने को बंद कर दिया, फलाने को बंद कर दिया। नाम बताओ जो तुम्हें वोट नहीं दे रहा। हाँ, उसको बताओ, उसके ऊपर किसी के ऊपर भैंस चोरी, किसी के ऊपर कत्ल, किसी के ऊपर ड्रग डाल देते हैं, फ़ौरन ही अपने जेब से निकाली रख देते हैं उसकी गाड़ी में पुलिस वाले। और फिर वो अदालतों के चक्रे काट कर बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा, अल्लाह माफ़ करे, मुर्गी चोर की सारी उम्र जमानत नहीं होती। और इनके जो है वो, और मुल्क का पूरा खजाना चोर, वो बाइज्जत वरी, उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनकी कमर में दर्द होता है जी। वो बोलते हैं मेरी तो ना पाकिस्तान में जायदाद है, ना इंडिया में, ना कहीं। और 14,000 एकड़ ज़मीन जो है दरियाए जेलम के ऊपर है, खुशाब के पास, मरियम नवाज़ की, जो कहती थी मेरी ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, पूरी दुनिया में मेरी एक मरला जगह नहीं है। अल्लाह ताला इनको रहम करे। और पता नहीं किस दिन हमें अकल आएगी और अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा बंदा भेज देगा जो हम पे जो रहम कर दे थोड़ा सा।
मैं ये समझता हूँ कि अगर आवाम चोरों को चाहती है तो सांडू की, तो चोरों को चाहती है, ऐसा चलेगा नहीं। मगर आवाम तो बोलती है ना तो कि भाई फिर हम प्रोफेशनली ले आते हैं कोई मुसाद का या राह का, जो हमारे डंडे मार के सीधा कर ले। आए हाय, जैसे बरतानिया 100 साल, लेकिन डंडे मार के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, रेलवे लाइनें बिछाया, डाकाना सिस्टम बनाया, हमारी वेलफेयर के लिए बहुत कुछ कर गए। बल्कि अभी जो अदालतों में कानून है वो भी उन्हीं का है। हाँ, अदालतों में अपना रेलवे का, अपना महकमा डाक का, अभी अदालतों में सारे कानून उन्हीं के चल रहे हैं। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि अपना कानून ही कोई बना ले। वो अभी तक एक इरिगेशन का एक सिस्टम अभी चेंज किया है। इमरान खान ने 1876 का कानून बना हुआ था कि जितना उन्होंने लिख दिया उतना ही पानी आपका रहेगा मोगे का। तो अभी कानून चेंज हुआ है कि भाई ज़रूरत के मुताबिक आप ले लो और आप इस पर आबियाना बढ़ा दो। तो क्या करें अभी इनका जो है, अल्लाह ताला बेड़ा जो है ना, वो या तो हमें सीधा कर दे या हमें तबाह कर दे। आए हाय हाय, हम तो दुआ अल्लाह से करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे आवाम को अक्ल दे, समझ दे, ताकि वो वोट के वक्त कम से कम उनको वोट ना दें। भाई अब उनके पास चॉइस ही नहीं है। एक गांव में, एक मोहल्ले में 2 पार्टियां बनी हुई हैं, जो तुम जूता हो रहे हैं, मौलवी लड़ा रहे हैं, आमीन ऐसे कहना ऐसे नहीं कहना, हाथ इधर बांधने हैं, नीचे बांधने हैं, ऊपर बांधने हैं, वो तो लड़ते ही रहेंगे मोहल्ले वाले। वो एक ही मस्जिद में दूसरा नमाज नहीं पढ़ता, दूसरे की मस्जिद में दूसरा नमाज, लेकिन मौलवी से ये नहीं पूछते कि भाई किसी इमाम पे वही उतरी है। हाय हाय हाय, क्या बात की यार आपने। हाँ, हाँ, हदीसें मरवी, हदीसें लिखने वाले, तिरमिज़ी वाले, बुखारी वाले, मुहद्दिसीन, उन्होंने सब ने लिखा, मैंने ये इससे पूछा, इनसे पूछा, इनसे पूछा, इनसे पूछा, और आखिर में लिख दिया वल्लाहु आलम। यानी अपने हदीसें लिखने के बाद, किताब मुरत्तब करने के बाद नीचे लिखते हैं वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह जानता है। अपने आप को क़यामत के दिन वो बरी हो गए। हाँ। लेकिन आज के जो क्लर्जी मैन हैं, जिन्होंने मुसलमानों को, अपने आवाम को भी डिवाइड किया हुआ है पॉलिटिशियंस की तरह, जितने ज़िम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं उतने ही ज़िम्मेदार सो कॉल्ड उलमाए सू हैं, उलमाए क्राइम हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे। अगर मेरा भाई, मेरा जो भी अकीदा है या मैं जो भी फॉलो करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ वो मुझे समझाए। अगर मैं उनको समझाने जाऊँ तो वो समझें मेरा भाई वो जहन्नम में ना चला जाए, मैं या वो। जो खसारा तो है ना कि भाई एक हम भाई भाई हैं मुसलमान दुनिया में सब, के हमें जहन्नम से बचना है। ये उलमा की मैं मिन्नत करता हूँ कि हमें इकट्ठा हो जाने दो और हमें जो है हिदायत की बातें बताओ। अपना फ़िरका परस्ती को अपने आप तक रखो। हाँ, फ़िरका परस्ती छोड़ दो। अगर आपने गैंग ही बनना है, लूटना है, कि अगर आपका ईमान ये हो गया कि फ़िरका परस्ती में मुब्तला करके मैं खाऊंगा इनसे, या अरबों रुपया इकट्ठा करूंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, ज़कात खाने वाला, मैं मेरे मदरसे में तालिब इल्म पढ़ रहे हैं और मैं 9 करोड़ की गाड़ी लेकर घूम रहा हूँ और मेरे 10-10 अरब के घर हैं और लातादाद दुकानें हैं, तो मैं बच्चों के नाम पे पूरी दुनिया से वो ज़कात फ़ंड ये वो ले रहा हूँ, तो मुझे शर्म आनी चाहिए। और मैं मर गया तो उसके बाद बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में उसी जायदाद की तकसीम के लिए। हाँ, तो एक बनौरिया वाले थे को कराची में, वो तो 5 अरब निकला उनके अकाउंट से, तो वो जो ज़कात इकट्ठी करके बच्चों को खिला रहे थे। अब वो 5 अरब उनके पर्सनल अकाउंट में कैसे निकल गया फिर? 5 अरब तो बच्चों का है, मदरसे का है। 5 अरब बच्चे, उनके मौलवी साहब के बच्चे क्यों लड़ रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो? क्योंकि उनके पर्सनल अकाउंट में है वो। तो अभी क्या करें, ये तो मैंने एक मिसाल दी है, ऊपर से ये गद्दी नशीन आ गए। अल्लाह रहम करे, बोरियों में पैसे इकट्ठे करते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर गद्दी नशीन के जो वहाँ दूध का जो है ठेकेदार और है, फलाना और है, उठाने वाले और हैं, चादर क्या और है, फूलों क्या और है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला बस ये जो है ना, वो हज़ार भी फलार भी फलाने पता नहीं कौन कौन से गद्दी नशीनों के गद्दी नशीन, और बोरियों में पैसे इकट्ठे करके लाते हैं शाम में। इतने तो वो कातल और जुहारी और फलाने नहीं इकट्ठे करते। बल्कि पॉलिटिशियंस भी बेचारे इतना नहीं कर पाते। नहीं, वो तो बदनाम है मुफ्त के। और उनके पास, उनके जाके वो दरबारों पे बैठे हैं, सजदे कर रहे हैं उनको। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या ये मुल्क कैसे चलेगा।
नाज़रीन, सोचते रहिएगा, दर्द दिल के साथ चौधरी साहब बात कर रहे हैं। ये आम सी बात नहीं है, बहुत ख़ास बात है, चूँकि आपकी तरक्की, आपके नसीब की चाबी आपके अंगूठे में है, आपके पास है। अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि चौधरी साहब तक हम आपके कमेंट्स को पहुंचा सकें। अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने दीन का, अपने दुनिया का ख्याल रखिए। इसी में तरक्की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।